सभी को नमस्कार। आज हम हरियाणा जीके की अपनी क्लास में जो पहले 5 क्लास पढ़ चुके हैं, हरियाणा की स्थिति, विस्तार, हरियाणा का सामान्य परिचय, जलवायु, तापमान, वर्षा, उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में मृदा संसाधन। आपको हरियाणा पहले टॉपिक से हरियाणा जीके की कंटिन्यू क्लास चल रही है और ये आगे कंटिन्यू चलेगी, है ना। तो इसको अगर आप कंटिन्यू पहली क्लास से लगातार पढ़ते चलोगे तो एक सीक्वेंस भी बन जाएगा पढ़ने का और कोई चीज़ आपकी मिस भी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में मृदा संसाधन, ठीक है भाई। इधर ध्यान से समझना है आप सभी को। हरियाणा में मृदा संसाधन की अगर बात की जाए तो पहली बात तो ये है कि हरियाणा में जो मिट्टी पाई जाती है, हरियाणा में जो मृदा पाई जाती है उसका असमान वितरण है ना। क्योंकि एक तो सबसे पहले बात तो ये है कि हरियाणा जो है वो हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और सबको पता है अगर हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है तो भूमि या मिट्टी की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसमें किस प्रकार की फसल पैदा हो सकती है, या वहाँ की जलवायु पे डिपेंड करता है। तो जलवायु हमने पढ़ा था कि हरियाणा में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। हरियाणा में ऐसी जलवायु पाई जाती है जिसमें गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, सर्दी में बहुत अधिक सर्दी, बरसात में लगातार बरसात, इस टाइप की जलवायु पाई जाती है। ऐसे ही हरियाणा में जब हम मृदा की बात करते हैं तो हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, एक मिनट रुकना भाई, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कहेंगे हरियाणा में कृषि का जो वितरण है वो असमान वितरण है। अगर कोई पूछ ले हरियाणा में मिट्टी का वितरण कैसा है, तो हरियाणा में मिट्टी का असमान वितरण है। असमान वितरण मतलब ऐसा नहीं है कि एक जैसी ही मिट्टी पूरे हरियाणा में पाई जाती है, या आधे हरियाणा में एक जैसी मिट्टी पाई जाती है और आधे हरियाणा में एक जैसी मिट्टी पाई जाती है। आप पूरे हरियाणा को छोड़ दो, आप अपने ज़िले को भी छोड़ दो, आप अपने गांव से अंदाज़ा लगाओ कि आप किसी गांव के निवासी हो सकता है आपके गांव के एक तरफ तो चिकनी मिट्टी मिल जाए और उसी गांव के दूसरी तरफ आपको रेतीली मिट्टी मिल जाए। मतलब हरियाणा में एक छोटे से क्षेत्र के हिसाब से भी मिट्टी में विविधता पाई जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि हरियाणा में जो मिट्टी है उसका असमान वितरण है, एक समान वितरण की मिट्टी नहीं है। फिर भी अगर कोई आपसे पूछ ले कि हरियाणा में कैसी मिट्टी पाई जाती है तो आप कहोगे हरियाणा में पीले भूरे रंग की, हरियाणा में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे पूछे हरियाणा में या संपूर्ण हरियाणा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र जो मैदानी है उसमें पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले हरियाणा में अगर मिट्टी को हम धरातल के आधार पर, धरातलीय आधार पर अगर हरियाणा की मिट्टी का विभाजन किया जाए तो हरियाणा की मिट्टी को हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। 3 प्रकार की मिट्टी हरियाणा में है। एक तो है पहाड़ी मिट्टी, ठीक है, या पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी। एक है मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, और एक है रेतीली मिट्टी, एक है रेतीली मिट्टी। तो हरियाणा में अगर धरातल के आधार पे हम बांटें तो 3 प्रकार के मिट्टी क्षेत्र या मिट्टी है। एक तो पहाड़ी, एक मैदानी और एक रेतीली। पहाड़ी मिट्टी जो है ये थोड़ी कठोर है, ये पहाड़ी मिट्टी कठोर है, पथरीली है और साथ साथ पतली परत वाली मिट्टी है, ठीक है। ये आपको पता है शिवालिक पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्र में पाई जाएगी। दूसरा जो मैदानी क्षेत्र की मिट्टी है ये हरियाणा में सबसे अधिक भाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर जो हमने ये कहा ना पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, ये इसी मैदानी क्षेत्र में लगभग पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी को हम अधिक उपजाऊ मिट्टी भी कहेंगे, इसको हम अधिक उपजाऊ मिट्टी भी कहेंगे। और ये जो मिट्टी है आपके पास, इसको हम स्थानीय भाषा में कंकर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले
कि मैदानी क्षेत्र की मिट्टी को हरियाणा में स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो कंकर्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरी है रेतीली मिट्टी। ये वो मिट्टी है जो थोड़ी कम उपजाऊ है, ये मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ है और ये राजस्थान से लगे क्षेत्र में पाई जाती है। तो राजस्थान के साथ जो छठा हरियाणा का क्षेत्र है ना, राजस्थान से लगा है, उसके अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखो, सबसे पहले आपको पता है हरियाणा का ये उत्तर पूर्वी इलाका है, यहाँ पर है शिवालिक पर्वतमाला। हरियाणा का ये दक्षिणी इलाका है, यहाँ पे है अरावली पर्वतमाला। हरियाणा के पूर्व की तरफ इधर यूपी के साथ जो सीमा रेखा बनाती है वो है यमुना नदी, और हरियाणा में इधर जो पंजाब के साथ सीमा रेखा या पंजाब और हरियाणा दोनों से होकर बहती है वो है घग्गर नदी। तो ये जो शिवालिक वाला इलाका है ये सारा पहाड़ी मिट्टी से घिरा हुआ है। रेतीली मिट्टी वो है जो ये राजस्थान के साथ लगा इलाका है ना हरियाणा का, ये रेतीली मिट्टी है। और बीच का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है मैदानी भाग, उसमें पाई जाती है मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे कि ये अधिक उपजाऊ होती है, अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसको स्थानीय भाषा में कंकर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो था हमारे पास धरातलीय आधार पर मिट्टी का विभाजन। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि भाई ये तो धरातलीय आधार पर हमने बना दिया। अब हम देखते हैं कि हरियाणा की मिट्टी को ऑफिशियली कितने तरीकों से बांटा गया है। तो हरियाणा की मिट्टी को भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के हिसाब से एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे जिनका जिक्र हमने पहले भी किया था, जिनकी पुस्तक है एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। उस पुस्तक में उन्होंने हरियाणा को 8 हिस्सों में बांटा था और उन्हीं डॉक्टर जसवीर सिंह द्वारा हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया है। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आपसे पूछ ले, हरियाणा की मिट्टी को भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो 6 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से 6 हिस्से हैं, तो सबसे पहले है अत्यंत हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की, ये चाहे नाम आपको याद ना रहे, इनके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी बताऊंगा और इनका क्षेत्र बताऊंगा, वो याद रखना है। दूसरा है हल्की मिट्टी। तीसरा है सामान्यतः मिट्टी या मध्यम मिट्टी, आप इसको कहोगे मध्यम मिट्टी। चौथे नंबर पे है सामान्यतः भारी मिट्टी। 5वें नंबर पे आएगा भारी मिट्टी व अधिक भारी मिट्टी। और 6ठे नंबर पे आएगा शिवालिक व ग्रीपादीय और पहाड़ी मिट्टी। ठीक है, तो हरियाणा की मिट्टी को 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से 6 हिस्से हैं? अत्यंत हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी और भारी व अधिक भारी मिट्टी और शिवालिक ग्रीपादीय या चट्टानी तल की मिट्टी। अब सबसे पहले बात करते हैं अत्यंत हल्की मिट्टी। इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहले बात करते हैं अत्यंत हल्की मिट्टी। तो ये जो अत्यंत हल्की मिट्टी है ना, ये भाई इस राजस्थान से लगे क्षेत्र में पाई जाती है। अत्यंत हल्की मिट्टी जो है ये राजस्थान से लगे क्षेत्र में पाई जाती है। इसको बालुका या दोमट प्रधान मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का नाम है बालुका या दोमट प्रधान मिट्टी। क्या नाम है? बालुका या दोमट प्रधान मिट्टी कहा जाता है। ये राजस्थान से लगे क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें वनस्पति एक एक करके हम डिटेल बता देते हैं। ये 6 की 6 आपको ध्यान रखनी है। अब एक एक लाइन इसमें लिखेंगे, देखो इधर ध्यान से। तो इसको बालुका या दोमट प्रधान मिट्टी भी कहा जाता है। ये राजस्थान से लगे क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो राजस्थान के साथ टच इलाका है ना, इसमें पाई जाती है। मतलब सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में, भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, इनके कुछ हिस्सों में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर
इस मिट्टी की अगर आप बात करोगे तो इसमें वनस्पति तत्वों का अभाव पाया जाता है या वनस्पति तत्व कम पाए जाते हैं। ये शुष्क क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जल अवशोषण करने की जो क्षमता है वो कम होती है। जल अवशोषण करने की क्षमता मतलब जल को अपने अंदर रखने की क्षमता। रेतीली जो मिट्टी है उसमें जितनी जल्दी धूप पड़ेगी जल उतनी ही जल्दी सूख जाएगा, मतलब वो अपने अंदर जल को इकट्ठा करके ज़्यादा नहीं रख सकती। यहाँ पर ज़्यादा चने और बाजरे की खेती की जाती है और सरकार ने इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्राई लैंड फार्मिंग को अपनाया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ के इलाके में पाई जाती है। सरकार ने यहाँ पर कौन सी लगाई है खेती के लिए? ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग पूछ ले किस मिट्टी से जुड़े क्षेत्र में है? अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर वनस्पति तत्वों का अभाव पाया जाता है। वनस्पति तत्वों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसमें जल धारण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता कम होती है। क्षमता कम होती है। यह शुष्क क्षेत्र में आती है। यह शुष्क क्षेत्र में आती है और शुष्क क्षेत्र वाली ही यहाँ पे फसल होती है, जैसे चना और बाजरा इत्यादि। ये किस में किया जाता है? इस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और भाई इसके कण जो हैं नाम से ही पता लग रहा है अत्यंत हल्की मिट्टी है, तो यहाँ पर वायु अपरदन भी अधिक होता है। अत्यंत हल्की मिट्टी है तो यहाँ पर वायु अपरदन भी अधिक होता है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, सही है, तो यहाँ पे वायु अपरदन भी अधिक होता है। तो सबसे पहले थी हमारे पास अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, तो ये था अत्यंत हल्की मिट्टी। अब दूसरी है हमारे पास हल्की मिट्टी। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास है हल्की मिट्टी। देखना इसको ध्यान से। दूसरी मिट्टी हमारे पास हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी, देखो इधर हल्की मिट्टी की बात करेंगे तो ये जो अत्यंत हल्की मिट्टी का क्षेत्र है जहाँ पर बालू का प्रधान है या यहाँ पर बालू भी ज़्यादा है और बालू के बड़े बड़े टिब्बे पाए जाते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो आपको तो ये जो हल्की मिट्टी है इसको हम क्ले के आधार पर 2 हिस्सों में बांटते हैं। ये जो हल्की मिट्टी है इसको क्ले के आधार पर 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। कौन से 2? एक तो है बलुई दोमट मिट्टी, एक तो है बलुई दोमट मिट्टी और एक है अपेक्षाकृत बलुई दोमट। एक तो है बलुई दोमट और एक है अपेक्षाकृत बालू दोमट भी इसको बोलते हैं या बलुई दोमट भी बोलते हैं, एक ही बात है, बालू दोमट। अब जो बलुई दोमट मिट्टी है ये पाई जाती है सिरसा और डबवाली। सिरसा में जो डबवाली तहसील पड़ती है उस वाले इलाके में पाई जाती है। ये पाई जाती है सिरसा और डबवाली, सिरसा व डबवाली वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो है ये नरम प्रकार की मिट्टी होती है। इस मिट्टी के अंदर अगर आप बात करोगे तो पानी का रिसाव अधिक होता है। पानी जो है उसका रिसाव अधिक होता है, पानी का रिसाव इसके अंदर अधिक होता है और ये मिट्टी में सिल्ट और बालू का अनुपात लगभग बराबर होता है। पूछ लेगा कौन सी मिट्टी में सिल्ट व बालू का अनुपात एक समान होता है? तो बलुई दोमट मिट्टी में। अपेक्षाकृत बालू दोमट कौन सी है? जो हमने बताया था भाई पूरे के पूरे मैदानी क्षेत्र में फैली है, वो दोमट मिट्टी है। उसी दोमट मिट्टी में अलग अलग टाइप आएगी। जैसे आगे जब हम मध्यम मिट्टी पढ़ेंगे तो उसमें भी 3 दोमट प्रकार की मिट्टी आएगी। तो पूरे हरियाणा में जो पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी है उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता चला जाता है। ये जो है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, ये दोमट और बलुई दोमट दोनों का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है?
ये दोमट मिट्टी प्लस बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी दोनों का मिश्रण है। ठीक है, इसको ये पूरे लगभग दक्षिण पश्चिम हरियाणा में पाई जाती है, पूरे दक्षिण पश्चिम हरियाणा में। इसको स्थानीय भाषा में रसोली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, स्थानीय भाषा में इसको रसली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बालू अधिक होता है, बालू अधिक होता है और सिल्ट कम होता है, और इसमें पानी धारण करने की क्षमता, पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ध्यान रखोगे, इसमें पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला आएगा मध्यम मिट्टी, इधर ध्यान से समझना है। अगली मिट्टी है मध्यम मिट्टी, तो दूसरी हो गई हल्की मिट्टी, अब तीसरी हमारे पास है मध्यम मिट्टी, इधर समझना है ध्यान से। तीसरी मिट्टी है भाई मध्यम मिट्टी, तीसरी है मध्यम मिट्टी। मध्यम मिट्टी को मैं फिर कह रहा हूँ हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, मध्यम मिट्टी को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो आता है मोटी दोमट, हाँ, एक तो इसको हम किस हिस्से में बांटेंगे, मोटी दोमट, हल्की दोमट और सिर्फ दोमट, है ना। हाँ, इसमें एक एक लाइन अलग है, बस लिख लो आप। मोटी दोमट, दूसरी है हल्की दोमट और तीसरी है दोमट मिट्टी। मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मिट्टी, नाम से ही पता लग रहा है जिसमें मिट्टी का कण थोड़ा मोटा हो, उसको मृदा के कण मोटे हो, उसको मोटी दोमट में लेंगे। ये लगभग पाई जाती है फिरोजपुर जिरखा में। कहाँ पाई जाती है? फिरोजपुर जिरखा, और फिरोजपुर जिरखा कहाँ पड़ता है? नूह में। हल्की दोमट है, ये इससे थोड़ा ऊपर भी पाई जाती है, मतलब नूह में भी पाई जाती है, कुछ हिस्सा रेवाड़ी में भी पाया जाता है और अम्बाड़ा में भी पाई जाती है। दोमट जो मिट्टी है ये यमुना और घग्गर के बीच का मध्यवर्ती भाग है और ये अधिक उपजाऊ मिट्टी में गिना जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? ये दोमट, फिर वही बात है कि ये दोमट मिट्टी ही हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ध्यान से समझना है कि दोमट मिट्टी जो है ये यमुना और घग्गर के बीच का जो मैदान है, ये पूरा यमुना और घग्गर के बीच का मैदान है, इसमें दोमट मिट्टी पाई जाती है। यमुना और घग्गर के बीच के मैदान में दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये जो दोमट मिट्टी है इसको मैं फिर कह रहा हूँ उपजाऊ शक्ति इसकी अधिक है, दोनों के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है और हरियाणा के भी मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। हरियाणा का मध्यवर्ती मतलब जींद में भी पाई जाती है, रोहतक में भी, कुछ हिस्सा झज्जर में भी है, करनाल में भी है, पानीपत में भी है, सोनीपत में भी है, गुरुग्राम तक इसका हिस्सा है। तो ये हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। तो ये कैसी है? मध्यम मिट्टी। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है सामान्यतः भारी मिट्टी। मध्यम मिट्टी तक ठीक है। अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है सामान्यतः भारी मिट्टी। ध्यान से समझना है, इसी में से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है आपका। तो चौथी टाइप है भाई आपके पास, 1 मिनट रुकना भाई, ये मार्कर थोड़ा सा, ठीक है। अगला है सामान्यतः भारी मिट्टी। सामान्यतः भारी मिट्टी, ठीक है भाई, ध्यान से समझना है। सामान्यतः भारी जो मिट्टी है ये लगभग वही बात है, दोमट मिट्टी से थोड़ा सा अपर हिस्सा है। ये सिल्ट युक्त मिट्टी होती है जिसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्से का नाम है खादर और एक हिस्से का नाम है बांगर। तो आपको पता है मिट्टी जो आती है, जो इकट्ठा होती है, वो नदी द्वारा साथ लाए गए अवसादों के कारण होती है। अब जैसे ये यमुना नदी है तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ पर जब यमुना नदी में बाढ़ आती है तो इस क्षेत्र में पानी का भराव हो जाता है। लगभग हर साल जब वर्षा का टाइम आता है तो इसमें पानी का भराव हो जाता है, यहाँ की मिट्टी हर साल बदल जाती है, ठीक है। और ये जो हिस्सा बीच वाला है, जो थोड़ा सा अपर हाइट पे है,
ऊंची ऊंचाई पे है, इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा पुरानी है और ये मिट्टी काफ़ी सालों से यहीं पर जमी हुई है। अब एक ही मिट्टी अगर काफ़ी सालों से है तो इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई इसकी उपजाऊ क्षमता है वो खाद्दर की अपेक्षा कम हो जाती है। मतलब पहले तो ये सामान्यतः भारी मिट्टी को हम दो हिस्सों में लिखेंगे, एक का नाम है खाद्दर और एक का नाम है बांगर। आराम से समझना है, खाद्दर जो मिट्टी है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। खाद्दर जो मिट्टी है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, मतलब जो नवीनतम मिट्टी है, जो नदी के किनारे मतलब सामान्यतः नीचे स्तर पर पाई जाती है, सामान्यतः जो कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है उस पे पाई जाती है। ये जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और ये ऊंचे स्तर पर या थोड़ी सी अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। ये जो है ये दोआब के क्षेत्र में पाई जाती है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। ये भाई हर साल बदलती है, नवीन जलोढ़ है तो इसमें जो उर्वरक क्षमता है मिट्टी की वो बरकरार रहेगी, क्योंकि हर साल नई मिट्टी आ रही है तो उसके अंदर जो उर्वरक है, उसके अंदर जो तत्व है, जो वनस्पति तत्व है वो प्रचुर मात्रा में है। मतलब इसमें चूना है, पोटास है, मैग्नीशियम है, ये पूरी मात्रा में है। इसके अंदर आपसे पूछ ले कौन सा प्रचुर मात्रा में है तो चूना है, पोटास है, मैग्नीशियम है, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी मिट्टी को हम कहेंगे कि ये अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है, ये मिट्टी अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। मुख्य रूप से यह चावल के लिए हरियाणा में, वैसे तो जूट के लिए भी है लेकिन हरियाणा में इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा क्या है, चावल उगाया जाता है। इसमें रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं होती, जो हम कहेंगे इसमें रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती या आवश्यकता कम होती है। रासायनिक खाद इसमें हम कम डालते हैं। इसको बलुआ सिल्ट या बलुआ मटियार सिल्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इसको बलुआ सिल्ट या बलुआ मटियार सिल्ट के नाम से भी जानते हैं, मटियार सिल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये पुरानी जलोढ़ है, ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, दोआब के क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, ये रबी की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, ये रबी की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। और इसी मिट्टी का जो हिस्सा यमुनानगर में पाया जाता है उसको लाल चेस्टनट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लेगा लाल चेस्टनट मिट्टी किस क्षेत्र में है, तो आप कहोगे बांगर वाले में। और बांगर क्षेत्र भाई हम यमुना और घग्गर के बीच के मैदान को बांगर क्षेत्र कहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे ऐसे डांस आएंगे जिनमें बांगर क्षेत्र का नाम आएगा, तो आपको ध्यान रखना है वो जो बांगर क्षेत्र है वो इसी बांगर क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगला ये था हमारे पास सामान्यतः भारी मिट्टी। अगला जो हमारे पास है वो है भाई, अगला जो हमारे पास है वो है भारी व अधिक भारी मिट्टी, है ना। 4 टाइप ही होगी हमारे पास, 5वीं टाइप है भारी व अधिक भारी मिट्टी, भारी व अधिक भारी मिट्टी। तो भारी व अधिक भारी मिट्टी जो है ये उस मिट्टी में है जिसके अंदर आप देखोगे कि चिपचिपापन, मतलब ये मिट्टी किस प्रकार की है जिसके कण अधिक भारी हैं। और इस मिट्टी में जब इसमें बरसात आएगी, बरसात के समय में या जब इसमें पानी रख देंगे तो यह बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है। जब इस मिट्टी में पानी भर जाएगा तो चिपचिपी हो जाएगी, और जब यह मिट्टी शुष्क में आएगी तो अत्यधिक कठोर मिट्टी बन जाएगी, है ना। जो चिकनी मिट्टी हम आमतौर पर बोलते हैं, जब उसके अंदर आप ये देखोगे कि पानी भरा होता है तो वो बहुत ज़्यादा फिसलन भरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। और जब वो शुष्क होती है तो वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि इस भारी व अधिक भारी मिट्टी में जो कैथल है, कैथल और कुरुक्षेत्र
व फतेहाबाद। इस इलाके में जो भारी मिट्टी पाई जाती है उसको हम सोलर चिक्का के नाम से जानते हैं, सोलर चिक्का के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात क्या याद रखोगे कि यमुनानगर के जगाधरी में, यमुनानगर के जगाधरी में यमुनानगर के जगाधरी में लोहयुक्त जो है वो मिट्टी पाई जाती है और उसको डाकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोहयुक्त चिक्का मिट्टी पाई जाती है और उस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो उस मिट्टी को डाकर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद छठी व अंतिम है हमारे पास शिवालिक, शिवालिक गिरिपादीय, शिवालिक गिरिपादीय व पथरीली मिट्टी। इसमें ध्यान रखना है ये इसका कुछ इलाका शिवालिक में है, कुछ नीचे अरावली वाले क्षेत्र में है। इसमें बस एक याद रखना है कि गिरिपादीय मिट्टी को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में घर या कंधी के नाम से भी जाना जाता है, घर या कंधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में वर्गीकृत किया था और ये अलग अलग 6 भाग हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, अब हमारे पास आगे जो इससे है 6 प्रकार की मिट्टी से आगे अब हमारे पास एक तो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो मिट्टी से रिलेटेड डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं, वो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा फिर हम उससे मिट्टी का जो क्षय या नुकसान है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो, एक तो 4-5 क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, अगर कोई आपसे पूछ ले कि पूरे हरियाणा में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो पूरे हरियाणा में पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन कोई आपसे पूछ ले कि हरियाणा में लाल रंग की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल रंग की मिट्टी हरियाणा में कहाँ पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है सिरसा में। तीसरा क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा में लाल चेस्टनट मिट्टी, मिला मत देना भाई, ये दोनों अलग अलग हैं। लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यमुनानगर में। लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यमुनानगर। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ ले हरियाणा में उदासीन प्रक्रिया की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये भी पाई जाती है यमुनानगर में। उदासीन प्रक्रिया की मिट्टी यमुनानगर में। पांचवा आपसे पूछ ले हरियाणा में पीले रंग की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो हरियाणा में पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है पलवल व फरीदाबाद में, पलवल व फरीदाबाद में। कोई आपसे पूछ ले हरियाणा में सबसे कठोर मिट्टी, हरियाणा में सबसे कठोर मिट्टी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा में सबसे कठोर मिट्टी है सोलर चिक्का। हरियाणा में सबसे कठोर मिट्टी कौन सी है, सोलर चिक्का। और कोई आपसे पूछ ले मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन या मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पेडोलॉजी। कोई आपसे पूछ ले मिट्टी या मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी। ये सारी बात आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, अब उसके बाद आता है हरियाणा में मिट्टी का क्षय या नुकसान। तो देखो हरियाणा में मिट्टी को नुकसान 2 तरीके से पहुंचता है। एक तो है लवणता और क्षारीयता, जिसको सेम समस्या बोलते हैं, और एक है मृदा अपरदन। दोनों को समझते हैं। पहला है लवणता व क्षारीयता, लवणता व क्षारीयता। तो ये लवणता व क्षारीयता क्या है, लवणता व क्षारीयता है जिसको आप सेम समस्या के नाम से भी जानते हैं। तो लवणता व क्षारीयता या सेम समस्या क्या है, इस समस्या से भाई हरियाणा की 32% या लगभग 1/3 भाग जो हरियाणा का है मिट्टी का, वो इस समस्या से ग्रसित है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, दिख रहा है ना, हाँ। लवणता या क्षारीयता या सेम समस्या से कितना भाग, 1/3। ये लवणता या क्षारीयता क्या है, नाम से ही पता लग रहा है एसिड और बेस की जो समस्या है ये कहाँ पे आती है। देखो इसका जो सबसे प्रमुख कारण है ना, इसका सबसे प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई।
इसका सबसे प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई। होता क्या है कि आपको पता है कि हम किसी भी खेत में पानी लगाते हैं, किसी भी फसल में पानी लगाते हैं, तो हम पानी के साथ हमेशा खाद वगैरह डालते हैं। जैसे यूरिया है तो हम या तो पानी देने से जस्ट पहले डालेंगे या पानी देने के बाद, ताकि वो पानी के साथ पिघल के पेड़ों की जड़ों तक चला जाए, क्योंकि पानी ज़मीन सोखेगी और उसके अंदर पानी जाएगा। लेकिन जब भी हम धान बोते हैं तो आपने देखा होगा धान के खेत में पानी हमेशा डटा रहेगा, क्योंकि उसमें पानी हम भरे रखेंगे लगातार। अब ज़मीन की जो पानी सोखने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी और नीचे से भूमिगत जो पानी है वो उत्प्लावन की स्थिति में आ जाएगा, मतलब ज़मीन और ज़्यादा पानी नहीं सोखेगी। हमने धान के खेत में पानी चलाया और ऊपर से खाद डाल दिया, अब ज़मीन ने तो पानी सोखना बंद कर दिया, लेकिन पानी का क्या है, पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा। और जो हमने खाद डाला था वो जब पानी ही ज़मीन में नहीं गया तो वो खाद ज़मीन के अंदर नहीं जाता, उसी के ऊपर एक परत बना लेता है। और वो जो परत है वो इतनी खतरनाक होती है कि अगर हमने किसी खेत में 10, 12, 15 साल लगातार धान बो दिया, आपने देखा भी होगा जब धान का खेत कटता है तो पूरे के ऊपर एक सफ़ेद रंग की चादर बिछी होती है। जब हमने 10-15 साल उसमें धान बो दिया तो उसकी उर्वरक क्षमता, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, या दूसरी फसल अगर हम उसमें बोना चाहेंगे तो उसका उत्पादन बहुत कम होगा। तो इस समस्या को सेम समस्या कहते हैं। इससे हरियाणा की 1/3 भाग ग्रसित है और इसका कारण है अधिक सिंचाई। और ध्यान रखना है आपको भाई, इसको हरियाणा में निर्दयी इसको हरियाणा में रेहे या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हरियाणा में रेहे या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। जिसको देसी भाषा में आप कालर कहते हो उसको रेहे या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो समस्या है लवणता और क्षारीयता, या सेम समस्या, ठीक है। इसका कारण एक तो अधिक सिंचाई है और एक सरकार मानती है कि हरियाणा में कच्छ के रन से जो आने वाली नमकयुक्त हवाएं हैं उनके कारण भी हरियाणा में लवणता और क्षारीयता को बढ़ावा मिलता है। तो पहला तो है लवणता और क्षारीयता, और दूसरा है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन की बात करें यानी मिट्टी के कटाव की बात करें तो इसको स्थानीय भाषा में या तो निर्दयी शत्रु के नाम से जाना जाता है या इसको रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हरियाणा में जल और वायु दोनों द्वारा ही अपरदन होता है। हरियाणा में जल द्वारा भी और वायु द्वारा भी। जल द्वारा अधिकतर अपरदन होता है उत्तर पूर्वी भाग में, और जल द्वारा जो अपरदन होता है भाई वो लगभग 2.76 लाख हेक्टेयर भूमि में होता है। 2.76 लाख हेक्टेयर भूमि में होता है। और वायु द्वारा जो अपरदन होता है वो राजस्थान से लगे क्षेत्र में होता है और ये लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला है। ये लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला है। तो जल द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2.76 लाख हेक्टेयर और वायु द्वारा राजस्थान में कितना 15 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला है। इसको रोकने के लिए, इस वायु अपरदन को रोकने के लिए और साथ के साथ ये कच्छ के रन से आने वाली हवाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा हरियाणा और राजस्थान की सीमा रेखा पर पंक्तिबद्ध वृक्ष लगाने का फैसला लिया है और इन पंक्तिबद्ध वृक्ष को हरित पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस पंक्तिबद्ध वृक्ष को पूछ लेगा, पंक्तिबद्ध वृक्ष हरित पट्टी हरियाणा में किस राज्य की सीमा रेखा पर लगाए गए हैं? तो ये लगाए गए हैं राजस्थान की सीमा रेखा पर। क्लियर बात है? तो यहाँ तक की बात समझ में आई। ये था हरियाणा में मिट्टी से जुड़ी हुई बातें। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके का आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आप सारी कर लोगे। ठीक है भाई, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था हरियाणा में अगला टॉपिक, हरियाणा में मृदा संसाधन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में।